नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में है और बताया जा रहा है कि उनकी घर वापसी हो सकती है। अब उनकी घर वापसी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और इस चर्चा को और ज्यादा बल तब मिला जब शेख हसीना ने ये बात बताई कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में वो बांग्लादेश लौटेंगे। और उससे पहले ऐसा मौका आ रहा है जब पहली बार 2 साल में शेख हसीना दुनिया के सामने आएंगी, अपनी बात रखेंगी। इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होने जा रहा है, किस कार्यक्रम में वो जुड़ेंगी और भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना को लेकर जो एक कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ था, एक खींचतान आ रही थी, उस पर भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार शेख हसीना की भारत के साथ क्या उनके संबंध है, शेख हसीना के भारत के साथ संबंध क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 5 अगस्त है और आज ही द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया नई दिल्ली में यह कार्यक्रम रखा गया है जहां पर आज शाम को शेख हसीना वर्चुअली जुड़ेंगी और अपनी बात रखेंगी। और पहला ऐसा मौका होगा 5 अगस्त 2024 के बाद, यानी 2 साल बाद, जब उनका तख्ता पलट हुआ था, जब वो बात करेंगी दुनिया से और अपनी बात रखेंगी, उनसे सवाल जवाब होगा और उनकी आगे की रणनीति क्या है जिसके बारे में वो खुलासा करेंगे। अब इसको लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आई, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि एक खबर फैलाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है या भारत सरकार ने इसके लिए मनाही कर दी है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इस कार्यक्रम का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये एक निजी कार्यक्रम है। दूसरी बात है, आवामी लीग ने कहा है कि यह सब कुछ अफवाह है, शेख हसीना यहां जुड़ेंगी और अपनी बात भी आगे वो रखेंगी। अब बात आती कि शेख हसीना और उनका भारत के साथ संबंध क्या है। इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिरकार शेख हसीना का बैकग्राउंड क्या है, कौन है शेख हसीना। उनकी एक पहचान है कि वो आवामी लीग की चीफ है, प्रमुख है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन इसके अलावा भी इनके पिता कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से इस रिश्ते की शुरुआत होती है भारत के साथ। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बोंगो बंधु कहा जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के चेहरा थे, नेतृत्व दिया था और भारत की मदद से बांग्लादेश ने आजादी हासिल की थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। उसी दौरान मौजूदा बांग्लादेश जो आप देखते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान बना। हालांकि 1970 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीत लिया और बांग्लादेश के यानी ईस्ट पाकिस्तान के 169 सीटों में से 167 सीटें उन्होंने जीत ली, उसके बाद उन्होंने दावा ठोक दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का। 313 सीटें हुआ करती थी जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें से बांग्लादेश में 169 सीटें थी, जिसमें से 167 सीटें आवामी लीग ने जीत ली, मुजीबुर रहमान ने जीत ली, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान हुआ करते थे और जुल्फिकार भुट्टो हुआ करते थे प्रधानमंत्री। इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी और यहीं से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत हुई, मुक्ति युद्ध की शुरुआत हुई और भारत ने मुक्ति योद्धाओं को सहायता दी और भारत की मदद से 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का वजूद बना और बांग्लादेश वजूद में आया और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए। लेकिन 1975 में एक तख्ता पलट की कोशिश हुई, सेना ने की और सेना के कुछ अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी, किसी को नहीं छोड़ा। 3 बेटों की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी और बोंगो बंधु को मौत के घाट पे उतार दिया। लेकिन शायद एक किस्मत ही रही होगी कि शेख हसीना उस दौरान अपनी बहन के साथ यूरोप में थी, वो बांग्लादेश में नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने भारत में आकर शरण ली। तो शेख हसीना 1975 से लेकर 1981 तक भारत में रही। अब सोचिए कि शेख हसीना, उनके लिए वो वक्त कितना मुश्किल था। पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी जिंदगी के ऊपर भी लगातार ये डर बना रहा कि उनकी भी हत्या की जा सकती है। उस दौरान किसी मुस्लिम देश नहीं, किसी यूरोपीय देश नहीं, उन्होंने शरण लिया, उनको भरोसा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक देश पर था, वो था भारत।
क्यों था? क्योंकि भारत ही वो देश था जिसने उनके पिता की मदद की, बांग्लादेश की मदद की और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से छुड़वाया, उनकी सेना के चुंगल से छुड़वाया और एक स्वतंत्र देश बनने में मदद की। और यही वजह थी कि उनको ये यकीन था कि भारत में वो सुरक्षित रहेंगे। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और उनके रहते हुए शेख हसीना को और उनकी बहन को यहाँ पर शरण दिया गया। और बताया ये भी जाता है, हालांकि कभी पुष्टि नहीं हुई, कि प्रणब मुखर्जी जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, उनके परिवार के साथ शेख हसीना रही थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी बंगाल से आते हैं, बंगाली परिवार है, शेख हसीना भी बंगाली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान था उस परिवार के साथ रहना और ये महसूस करना कि वो अपने ही परिवार के साथ रह रही हैं, क्योंकि वो वक्त उनके लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि संवेदनशील था, ट्रॉमेटिक था, कि पूरे परिवार को खो देना। 1981 में बांग्लादेश वो लौट कर गई और बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने आवामी लीग की कमान संभाली और आवामी लीग की कमान संभालने के बाद फिर चुनाव हुए। 1981 में गई, लेकिन उन्हें 1996 तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश में एक के बाद एक सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, मिलिट्री कू होते रहे, कोई भी स्थायी तौर पे सरकार बना नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ बीएनपी को छोड़ के। अब 1996 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी, तो वो मौका आया जब उन्होंने सबसे पहला काम किया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि भारत के साथ उन्होंने रिश्तों को बेहतर बनाया और मजबूत बनाया, संबंध को बेहतर बनाया, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो या फिर विदेशी मामले हो, तमाम चीज़ों में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि, क्योंकि गंगा जल इसीलिए क्योंकि जो माँ गंगा है, तो गंगा नदी भारत से सीधा बांग्लादेश में इंटर करती हैं फरक्का से, और फरक्का से जब वो जाते हैं तो वहाँ पर फरक्का बराज भी बना हुआ है और जहाँ से पानी को रोका जाता है, फिर ये तय किया जाता है कितना पानी देना है, कितना पानी रोकना है, क्योंकि ये जो जल संधि हुई इससे दोनों देशों को ही फायदा हुआ। पहली चीज़ है कि बांग्लादेश में जो बार बार बाढ़ की स्थिति बनती थी उससे एक निजात मिल गई। दूसरा है कि भारत को जितना पानी चाहिए होता है वो भी भारत इस लिहाज से अपने पास रखता है कि दोनों देशों ने ये समझौता कर लिया कि ठीक है, आपको इतना पानी चाहिए, हमको इतना पानी चाहिए, और ये बहुत एक बड़ी संधि उस वक्त मानी जाती है। उसी तरह से तीस्ता वाटर ट्रीटी के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। हालांकि शेख हसीना के रहते हुए हो रहा था कि भारत और बांग्लादेश इस पर सहमति बन जाए, लेकिन उस वक्त क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी तो वो हो नहीं पाया। बहरहाल वापस लौटते हैं शेख हसीना पर, तो ये समझौता हुआ, उसके बाद व्यापार, उसके बाद सीमा प्रबंधन, संपर्क बढ़ने पर, और कह सकते हैं कि जो कोशिश थी शेख हसीना की वो यही थी कि भारत के साथ रिश्तों को जितना बेहतर किया जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी मुल्क हैं और साथ ही शेख हसीना का जो एक भरोसा है भारत और भारत की सरकार पर वो बहुत ही अडिग रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आंखों से इस चीज़ को देखा है, अपने पिता के साथ भी और खुद जब वो भारत में बतौर शरणार्थी रह रही थी। अब बात आती है 2009 के बाद। 2009 में एक बार फिर से वो सत्ता में आई, क्योंकि 2001 में वो चुनाव हार गई और खालिदा जिया बनी, प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया का फिर टर्म खत्म हुआ, उसके बाद 2009 में उन्होंने बहुमत के साथ वापसी कर ली। अब 2009 में जब वो वापस आई तो उन्होंने भारत के साथ सहयोग को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काम किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आतंकवाद रोधी कार्रवाई, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था, आप याद कीजिए, ये एक ऐसा दौर था, 26/11 हो चुके थे, उसके अलावा 9/11 हो चुका था, आतंकवादी घटनाएं पूरे दुनिया में फैली हुई थी, और कहीं ना कहीं चाहे वो अलकायदा हो या फिर दूसरे जो आतंकवादी संगठन है वो पूरे भारत और आज के आसपास के इलाकों में, पाकिस्तान तो उसका मैन्युफैक्चरर था ही, पाकिस्तान में ही तो आतंकवादी तैयार होते हैं, तो उससे कोई भी देश अछूता नहीं रह गया था और बांग्लादेश भी अछूता नहीं था। तो बांग्लादेश के अंदर भी चाहे वो JBM हो या फिर हुजी हो, इस तरह के जो संगठन है वो एक्टिव होने लगे थे। तो भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को रोकने के लिए शेख हसीना ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया था, और दोनों देश और दोनों देशों की जो एजेंसीज हैं अब आपस में संपर्क बनाकर काम करने लगी, जिससे दोनों देशों को ही फायदा हुआ, भारत को ही फायदा हुआ। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर है वो पूरी तरह से फेंसिंग नहीं थी उस दौरान, तो आसानी से आ जा सकते थे। तो ये जो समझौते हुए इसने काफ़ी हद तक टेररिज्म को रोकने के लिए मदद की थी 2009 के दौर में। इसके अलावा रेल, सड़क मार्ग, उसके बाद बसों की आवाजाही कोलकाता के साथ,
बसों की आवाजाही की शुरुआत होती है इस दौर में, जब डायरेक्ट आप बस में बैठिए ढाका में और सीधा कोलकाता आइए, फिर कोलकाता से आप बस में बैठिए, आप सीधा बाय रोड चले जाइए ढाका। तो इस तरह के जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, उसकी बहुत ज़रूरत थी, इसकी शुरुआत हुई। और क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो रहन-सहन संस्कृति है, लगभग एक जैसी है, तो इसी वजह से दोनों देशों की में अगर बात की जाए, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा है, राज्य है, इनके बीच में जो संबंध है और ज़्यादा मजबूत हुए। इसके अलावा भारत एक बहुत प्रमुख, आप कह सकते हैं कि सेंटर है बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए, उनके व्यापारियों के लिए, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म जिसे कहा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है दोनों देशों के बीच संबंध का। तो 2009 से जो ये शुरू हुआ, वो 2014 तक आते आते उस जगह पर पहुंचा जहां से इसको सबसे बड़ी छलांग लगानी थी। सबसे बड़ी छलांग इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद पिक्चर में आते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली और उस वक्त सबको ऐसा लगा था कि बीएनपी यानी कि खालिदा जिया के साथ, बताया जाता है जो जिस वक्त तो प्रधानमंत्री बनी थी खालिदा जिया 2001 के बाद, तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान वाजपेयी जी और साथ ही खालिदा जिया के बीच में एक बहुत अच्छे संबंध बने थे और ये माना जाता था कि जो आवामी लीग है या फिर शेख हसीना है वो कांग्रेस के ज़्यादा करीब हैं और बीएनपी है वो बीजेपी के ज़्यादा करीब है। लेकिन इस मिथ को प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया बांग्लादेश की ओर और एक ऐसे मजबूत रिश्ते की नींव डाल दी जो आने वाले वक्त में याद रखा जाएगा। और जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही तब तक उसमें कभी भी इतनी सी भी कोई कमी नहीं आई। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण था भूमि सीमा समझौता 2015। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में भूमि सीमा जो समझौता हुआ था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था क्योंकि पिछले 1971 से लेके 2014 तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। कुछ ऐसे गांव थे जिनके बारे में यही नहीं पता था कि वो बांग्लादेश भी उस पर दावा करता था, भारत भी उस पर दावा करता था। ऐसे बहुत सारा हिस्सा था पश्चिम बंगाल में, असम में, कुछ ऐसे इलाके पड़े हुए थे। इनको सुलझा लिया गया और पिछले इतने सालों तक कोशिश के बाद भी नहीं सुलझ रहा था और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर एक गतिरोध या फिर फ्रिक्शन पैदा होती और उसको दूर कर दिया गया। और ऐसा मौका था कि नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था दोनों देशों के नेताओं को, क्योंकि बिना एक गोली चले इसको सुलझा लिया गया। भारत ने बड़प्पन दिखाया, भारत ने काफ़ी हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया, उसी तरह से बांग्लादेश ने भी जो भारत दावा करता था दे दिया गया और ये मसला सुलझ गया। और यही वजह कि अब पूरी तरह से फेंसिंग होने का रास्ता साफ हो चुका है और लगभग वो फेंसिंग धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बहुत अहम समझौता था जो शेख हसीना के रहते हुआ। दूसरा आता है व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, ऐसे बहुत सारे चीज़ें निकल कर सामने आए। लेकिन शेख हसीना के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए तो सबसे महत्वपूर्ण था 2-3 चीज़ों पे काम करना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था टेररिज्म, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में मौजूद जो कट्टरपंथी संगठन है, जो कभी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश कभी एक स्वतंत्र देश बने, वो चाहते थे हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहे, वो कुछ ना कुछ करते जा रहे थे। आतंकवादी गतिविधियों को वो लगातार बढ़ावा दे रहे थे। आईएसआई के जरिए, बांग्लादेश के जरिए भारत में कहीं ना कहीं आतंकवाद को घुसाने की, आतंकवाद को समर्थन देने की कोशिश होती थी। मोदी और साथ ही साथ शेख हसीना ने मिलकर इसको रोकने के लिए काम किया। दोनों ही एजेंसियों के बीच में जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता था, बहुत सारे ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस किए गए जिसके तहत बांग्लादेश में मौजूद आतंकवादियों को ख़त्म किया गया, जिसको बांग्लादेश की जो सत्ता थी, जो सरकार थी, उस वक्त उन्होंने उनको पकड़ा, जेल में डाला। बहुत सारे ऐसे वांटेड अपराधी थे जिनको भारत को सौंपा गया और साथ ही साथ भारत में जो ऑपरेटिव्स काम कर रहे थे, चाहे वो हुजी हो, जेबीएम के हो, उनको भी पकड़कर वापस भेजा गया। और भारत में भी जो बांग्लादेश विरोधी टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर रह के उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो कुल मिलाकर एक ऐसा खाका तैयार हुआ दोनों देशों के बीच में, खासतौर पे टेररिज्म को लेकर, जिसने बहुत मदद की। अब बात आती है 2024 की, जब सत्ता परिवर्तन हुआ। आज के दिन 5 अगस्त 2024 को सत्ता
से हटा दिया गया। और वजह क्या थी, किस लिए शेख हसीना को हटा दिया गया? शेख हसीना को हटाने की जो वजह वहां पर निकली और जो छात्रों का ये आंदोलन था, वो इस बात को लेकर था कि जो मुक्ति युद्ध हुआ था, लिबरेशन वॉर हुआ था, उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा था। और इस रिजर्वेशन के खिलाफ ही जो छात्र संगठन उतरे थे, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र शिविर के लोग थे जो जमात के हैं, कट्टरपंथी संगठन जो पाकिस्तान परस्त है और भारत के खिलाफ है। क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाती हुई जा रही थी, तो इसीलिए कभी भी जमात के लोग शेख हसीना के साथ नहीं आए, हमेशा खिलाफ रहे। और छात्रों को भड़काने का एक ऐसा मौका मिला जिसमें मुद्दा बना ये रिजर्वेशन, कि जो मुक्ति युद्ध में शामिल हुए थे लोग, जिन्होंने कुर्बानी दी थी, उनके परिवारों को रिजर्वेशन को लेकर बात आई कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर ये जो पूरा आंदोलन था, इसको जाहिर सी बात है कि विदेशी फंडिंग भी मिली, जिसमें आईएसआई भी शामिल है। बांग्लादेश में इस तरह की हरकत करने के लिए अमेरिका का भी नाम आया। और ये बताया जाता है कि शेख हसीना ने एक और अहम काम किया था। तो छात्र संगठन को तो जो ईंधन दिया जा रहा था, उसमें अब अमेरिका का क्या हाथ था? दरअसल एक टापू है चिटागोंग के पास। इस टापू में अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है और इस बेस को बनाने की इजाजत शेख हसीना नहीं दे रही थी। इससे अमेरिका नाराज हो। कई बार उसने कोशिश की, लेकिन शेख हसीना इसलिए नहीं मानी क्योंकि भारत भी नहीं चाहता था कि जो ये आइलैंड है बांग्लादेश का, जो बिल्कुल म्यांमार के करीब है और भारत के करीब पड़ता है ना, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, अगर यहाँ पर अमेरिकी बेस बनता है तो कहीं ना किसी भी देश की संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो। अब शेख हसीना ने इसके लिए मना कर दिया और यही वजह मानी जाती है कि अमेरिका ने जो फंडिंग होती है वो करवाई, दिया गया छात्र शिविर को, और आईएसआई ने भी काम किया। और इस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण बनाया गया कि किस तरह से शेख हसीना को भगाया जा सके या सत्ता में से हटाकर तख्ता पलट करके उनको निकाल दिया जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहा है जमात का, साथ ही साथ बताया जाता है जैसे कि अमेरिका का। लेकिन शेख हसीना को हटाने के बाद भी जो उनकी कोशिश थी कि क्या पूरी तरह से शेख हसीना के वजूद को मिटा दिया जाए, क्या वो हो पाया है? वो नहीं हो पाया है। उसकी वजह यह है कि भारत ने एक बार फिर से शेख हसीना का साथ दिया। भारत ने उन्हें शरण दी। 5 अगस्त को जैसे ही तख्ता पलट हुआ, उनके घर पर हमला हो गया, वो बाहर निकल कर आई और वो एक सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंची और भारत में आके उन्होंने शरण ली। जिसके बाद मोहम्मद यूनुस जब केयरटेकर गवर्नमेंट में आए, लगातार कोशिश की कि भारत के ऊपर दबाव डाला गया कि शेख हसीना को भेज दिया जाए बांग्लादेश में। उनके खिलाफ केस चलाया गया और उनको मौत की सजा तक दे दी गई। आज अगर वो पहुंचती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बांग्लादेश में और उनके ऊपर केस चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में शेख हसीना का जो भरोसा भारत पर है, एक बार फिर से सामने आया। देखिए, चाहे इंदिरा गांधी रही हो प्रधानमंत्री, चाहे इस वक्त नरेंद्र मोदी हो, भारत के ऊपर उनका भरोसा है। भारत में भले ही सरकारें बदल गई हों, लेकिन बांग्लादेश के प्रति जो भारत का रवैया है वो हमेशा से एक अच्छे पड़ोसी का रहा है। साथ ही साथ भारत की जो कोशिश रही ईस्ट एक्ट पॉलिसी, उसके तहत बांग्लादेश ने हमेशा भारत का साथ दिया है। खासतौर पे जब शेख हसीना रही 2014 से लेकर 2024 के बीच में, कोई भी मसले हो, खासतौर पे पाकिस्तान को लेकर जो भी मसले आए, इंटरनेशनल फोरम पर हो, OIC में हो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में हो, हमेशा भारत का रुख का समर्थन किया बांग्लादेश ने, शेख हसीना की सरकार ने। और ये जो तमाम स्टैंड्स लिए गए, इसी के खिलाफ लगातार पाकिस्तान काम करता रहा, ISI काम करता रहा और जमात भी काम करता रहा, और या फिर कह सकते हैं BNP जो मौजूदा अभी सत्ता में है वो काम करते रहे। इसलिए वो चाहते थे कि शेख हसीना को हटा दिया जाए और इसी के तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसको समझ नहीं पाई शेख हसीना और वक्त रहते उनको रोक नहीं पाई। और जब ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बन गया 5 अगस्त 2024 तक आते आते, तो तब तक इतना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल हो चुका था कि अब लोगों को रोका नहीं जा सका और कहीं ना कहीं उनको सत्ता छोड़ के आना पड़ा। लेकिन भारत के साथ जो संबंध 1975 से शुरू हुए थे शेख हसीना के, वो आज 2026 तक बरकरार है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जब
एक बार फिर से शेख हसीना दुनिया के सामने आएंगी तो अपनी रणनीति तय करेंगी, और जब वो रणनीति तय करेंगी तो ये माना जाता है कि वो वापस लौटेंगी, अवामी लीग की एक बार हो सकता है फिर से कमान संभाले, और अवामी लीग तो अभी बैन कर दिया गया है, लेकिन उनके बांग्लादेश लौटते ही एक बड़ा भूचाल आएगा बांग्लादेश की पॉलिटिकल सेटअप में। अभी भी अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके समर्थक करोड़ों में हैं, और अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है कि शेख हसीना की फिर से वापसी हो सके। उनके बेटे जॉय हो सकता है वो भी अपने माँ के साथ एक बार पॉलिटिक्स में फिर से आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो शेख हसीना के रहते हुए भारत को मिल रहा था वो है ये डायरेक्ट लिंक त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हमारे रास्ते थे वो खुल गए थे, चाहे वो लैंड हो या फिर सी हो। सीधा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रास्ते बने थे, चाहे वो रोड्स हों, वाटरवेज हों, वो बहुत कारगर साबित हो रहे थे और इक्वली बांग्लादेश के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो रहा था। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त ठप पड़ा हुआ है, और उसकी वजह है इस वक्त मौजूदा सरकार जो शेख हसीना के नाम पर अड़ी हुई है। लेकिन शेख हसीना की रणनीति को लेकर हम कल बात करेंगे, क्योंकि शेख हसीना आज इस कार्यक्रम में जब आएंगी तो वो अपने आने वाले रोड मैप के बारे में बताएंगी, और साथ ही साथ उनके बेटे साजिद वाजिद जॉय जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे वो भी जुड़ेंगे। वो भी क्या सोचते हैं बांग्लादेश की राजनीति को लेकर, बांग्लादेश के भविष्य को लेकर, शेख हसीना क्या सोचती हैं, आगे उनकी पार्टी या फिर उनकी राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिएगा।